देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना काल में इस तरह के हालात थे कि माता पिता जो है वो बच्चों की बॉडी क्लेम करने को तैयार नहीं थे। इसमें जो लावारिस क्लास में जो लोग आते हैं, जिनकी बॉडी आती है आपके पास में, वो लगभग किस फैमिली से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? देखिए, ज़्यादातर ये लेबर क्लास होते हैं। जब बॉडीज हमारे पास आती है उस वक्त वो अनक्लेम अननोन ज़रूर होती है, वो लावारिस ज़रूर, लेकिन जब वो हमारी टीम के पास आती है तो फिर वो हमारा परिवार। तो आपको डर नहीं लग रहा था सर? देखिए, मौत जो है ना वो तय है। जिंदगी मौत की लड़ाई में हमेशा मौत ही जीतेगी। इंसानियत और का कोई धर्म नहीं होता, करने की सिर्फ नीयत होती है। जो हमारे हिंदू भाई बहनों की बॉडी है वो कोई लेने के लिए डर रहा है, तो हमने पेशकश की कि क्यों ना हम अंतिम संस्कार इसका करें। कोरोना के बाद आप नो डाउट लोग अपने अपने काम पे लौट आए, आप अपने काम पे नहीं लौटे, आप इसी काम में रह गए। तो ये हमारा अपना शहर है, हमारे अपने लोग। कोविड काल के अंदर सभी धर्मों के अगर हम बॉडीज़ की और उसके अंतिम संस्कार की बात करें तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार हमारी टीम ने मुंबई में करा। कोई टीम शमशान में सो रही है, कोई कब्रिस्तान में सो रही है, खाने के लिए चिप्स मिल रहा है मेडिकल स्टोर से या बिस्किट्स मिल रहे हैं। इस तरह हमारी टीम ने जो है पूरी तरह काम को अंजाम दिया। कहते हैं कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत का कोई चेहरा नहीं होता। इंसानियत की सिर्फ नीयत होती है। अगर आपके अंदर काम करने की इच्छा है तो पूरी दुनिया पड़ी है काम करने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश भारद्वाज। वायरल टॉक्स के इस एपिसोड में आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, आजकल बॉम्बे में काफ़ी चर्चा में है, उनके काम की काफ़ी तारीफ होती है और उनका काम धर्म, मजहब, व्यक्ति, आपकी इनकम, इन सब से ऊपर उठ के है। उनका नाम है इकबाल ममदानी, जो अपने ममदानी फाउंडेशन के थ्रू बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ उनकी ज़िंदगी जर्नलिज्म में चल रही थी और कहाँ उनकी ज़िंदगी एक सामाजिक कार्य में। स्वागत है इकबाल जी हमारे वायरल टॉक्स में। हमारा सौभाग्य है कि आज आप आए और आपके जैसे व्यक्ति इस शो में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अपने बारे में बताएं हमें। देखिए, सबसे पहले तो आपके वायरल टॉक्स के सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। देखिए, जैसे आपने कहा कि जर्नलिज्म से सीधे सीधे सोशल फील्ड, क्या है कि एक जर्नलिस्ट का हमेशा ये टारगेट होता है या एक सोच होती है कि वो समाज में एक बेहतर से बेहतर जीवन लोगों को मिल सके, उसके लिए मेहनत करे। उसको लेकर के चाहे वो सरकारी तंत्र हो या कोई और तंत्र हो जिसकी तरफ से षड्यंत्र हो रहा हो या कोई करप्शन हो रहा हो, उस चीज़ों को उजागर करे और लोगों की भलाई के लिए काम करे। इसी तरीके से आपने सारी चीज़ें देखी है, दुनिया भर के अंदर कोविड महामारी जो है वो फैली थी, और कोविड महामारी जब फैली तो उससे सिर्फ हमारा देश दुनिया के साथ, ये ऐसा नहीं है कि हमारा शहर जो है वो अछूता रहा था, हमारा शहर भी उसकी चपेट में था। काफ़ी लोग परेशान थे कि क्या करें, अचानक को सारी बंदी लगा दी गई, सारे जो लोग जहाँ जैसे थे वो घर के अंदर बस वहीं रुक गए। वो उसी दौरान मुंबई के अंदर सबसे पहले एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत हुई थी, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था और मलाड़ का रहने वाला था। पहली मौत बोल रहे हैं? पहली मौत कोरोना के अंदर काल में सामने आई थी। कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए जो महानगर पालिका और सरकार ने मिल करके एक GR पास कराया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जितनी भी कोविड से डेथ होगी उसका क्रिमेशन कराया जाएगा। चूँकि ये मुस्लिम समाज की पहली बॉडी सामने आई थी तो कब्रिस्तान की जगह पर उसका क्रिमेट कराया गया, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ मुस्लिम समाज से पहले। और लोगों ने बताया कि दुनिया भर के अंदर क्रिमेशन नहीं होता है, बरियल होता है, तो यहाँ बरियल की परमिशन क्यों नहीं है। सरकार को भी समझ में आया कि बिल्कुल सही बात है। अनन फनन में जिस तरीके से मुस्लिम समाज, उनके उलमा ने आवाज़ उठाना शुरू की, उस वक्त शिवसेना सरकार ने फ़ौरन इसका संज्ञान लेते हुए जो GR था उसको तब्दील किया और बरियल की परमिशन दी गई। बरियल के साथ में 7 ऐसे मुंबई के कब्रिस्तान दिए गए थे जहाँ पर उसको दफनाया जा सके। दफनाने के लिए परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन चुनौती ये थी कि इस महामारी के अंदर डर के मारे कोई बाहर निकलता नहीं था, तो जाएगा कौन। तो हमारे कुछ दोस्त जो है उन्होंने सोचा क्यों ना हम ये बीड़ा उठाए। इस तरीके से पहले कुछ दोस्तों में चर्चा हुई और फिर हम लोग काम पे लगे।
जब हमने काम करना शुरू किया तो सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे सामने आई थी वो अस्पतालों में जब डेथ हो जाती थी पेशेंट की तो प्राइवेट एम्बुलेंसेस जो थी वो बंद हो चुकी थी। अच्छा। कोई चलाता नहीं था। सरकार ने चुनिंदा कुछ एम्बुलेंसेस रखी हुई थी सरकारी अस्पताल में और लिमिटेड शमशान या कब्रिस्तान अलॉट किए गए थे। जो हम आज ट्रेडिशनल तरीके से जिस तरीके से हम अंतिम संस्कार करते हैं वो भी बंद कर दिया गया था। इलेक्ट्रिक और गैस चैम्बर्स के अंदर ही जो है वो बॉडीज़ को लाना, उसका अंतिम संस्कार करना और चले जाना। लिमिटेड कब्रिस्तान, लिमिटेड शमशान। दूसरा, जो सरकारी अस्पताल से एक दायरा फिक्स किया गया था कि इतने ही क्षेत्र, इतने ही किलोमीटर के अंदर वो बॉडी को दफनाया जाएगा या जलाया जाएगा। उसके साथ में मुंबई पुलिस की एक टीम जो है वो मौजूद रहेगी, उनकी परमिशन लेनी होगी, परमिशन के बाद में वो बॉडी आप ले सकते हो। तो होता ऐसा था कि एक बॉडी की परमिशन आपको मिल गई अंतिम संस्कार करने के लिए। आप अगर शमशान की तरफ पहुंचते हैं तो शमशान के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक या गैस चैम्बर्स के अंदर जब एक बॉडी आप डालते थे तो उसके लिए मिनिमम टाइम 1.5 घंटा कम से कम लगता था। अच्छा। एक अंतिम संस्कार बॉडी को होने के लिए। उसके बाद एक 10-15 मिनट सफाई के लिए लगता था। तो जिन शमशानों में 2 मशीन थी वहाँ एक मशीन दिन में चालू होती थी, एक रात को चालू रखते थे। तो इस तरीके से बॉडीज़ बढ़ना शुरू हो जाती थी तो लाइन लगती थी। तो जब तक एक एम्बुलेंस जो है वो बॉडी उतार कर मशीन में डालता नहीं है, जाहिर सी बात है वो खाली नहीं हो सकती है क्योंकि सड़क पे छोड़ के नहीं जा सकते। प्राइवेट एम्बुलेंसेस बंद थी, सरकार के पास काम करने वाले लोग कम थे। तो इसमें एक एक बॉडी को कई कई घंटे लगते थे, कभी 12 घंटे से लेकर 18 घंटे तक भी एक बॉडी मिलने में लग जाता था परिवार को। तो हमारी जो कुछ शुरुआत में टीम बनाई हुई थी वो ये कोशिश करती थी कि भाई जितना जल्दी बॉडी हो सके, क्योंकि क्या होता है मुस्लिम समाज के अंदर तो ये होता है कि आपने बॉडी उतारी, जैसे पहुंचा बॉडी उतारी, फिर वो कब्रिस्तान की जिम्मेदारी हो जाती है दफन करना, वो फ़ौरन 15-20 मिनट में सारा काम हो जाता था जी। चूँकि बॉडी उस वक्त जो है रैप होके आती थी एक प्लास्टिक बैग के अंदर, ना उसका चेहरा खोलने के लिए लोग डरते थे, जबकि सरकारी गाइडलाइंस ऐसी नहीं थी। सरकारी गाइडलाइंस के अंदर आप चेहरा देख सकते थे, पहचान सकते थे, लेकिन इतना भय, इतना डर जो था वो कि लोग ये मान रहे थे कि अगर वो पैक खोलेंगे भी अगर चेहरा देखने के लिए, ऐसा ना हो कि वो बीमार पड़ जाए या उनको वायरस पकड़ ले। इस डर के साये में हर कोई जिंदा था। तो शुरुआत में हमने मुस्लिम बॉडीज़ का जो काम शुरू किया तो हमने सोचा कि क्यों ना एम्बुलेंसेस हायर की जाए। तो कुछ ऐसे प्राइवेट एम्बुलेंसेस ऑनर्स से हमने बात करनी शुरू की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोविड में हम बॉडीज़ के लिए या कोविड पेशेंट्स के लिए हमारी एम्बुलेंसेस नहीं देंगे, हम निकलेंगे नहीं बाहर। तो अब हमारे लिए और बड़ी चुनौती हो गई कि क्या किया जाए, क्योंकि चुनौती तो हमारे लिए थी कि एम्बुलेंसेस जितनी फास्ट हमको मिलेगी उतनी बॉडीज़ हम फ़ौरन ले सकते हैं। दूसरी समस्या हमारे लिए थी शमशान की। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि कुछ ऐसी एम्बुलेंसेस हमारे दोस्तों के पास थी जो वो चैरिटी के लिए लिए थे लेकिन वो चल नहीं रही थी। शौक के तौर पर आदमी ले लेता है लेकिन वो भंगार के भाव या डंप हो रही थी। तो हम लोगों ने उनको कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि आपके पास एम्बुलेंस जो है वो जगह रोके पड़ी हुई है, एम्बुलेंस खराब हालत के अंदर है, वो चल नहीं रही है, तो आप हमको डोनेट कर दें। तो उन्होंने कहा आप क्या करोगे, वो तो चलने की कंडीशन में नहीं है। तो हमने कहा वो हम कर लेंगे। फिर मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी जो हमारे मित्रों में से थे उनको ये हमने आइडिया रखा कि क्यों ना हम टो करके लेके आए, लेकिन प्रॉब्लम हमारे लिए ये होगा कि सामान नहीं मिलेगा क्योंकि दुकानें सारी बंद है। तो अगर पुलिस हमारी मदद करती है, सामान दिलवाती है, तो हम कुछ मैकेनिक का जुगाड़ करके इस तरह की एम्बुलेंसेस को खड़ा कर सकते हैं जो लोगों के काम आएगी। तो पुलिस को वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यस ये बड़ा अच्छा काम होगा। इस तरह हमने कुल ऐसी 5 एम्बुलेंसेस जो है वो हमने ली, उसको 3 दिन 4 दिन में कंप्लीट कराया, डे नाइट काम करा करके, और उसको हमने लोगों की सेवा के लिए शुरू करवा दिया। अब इसके अंदर जो पेशेंट्स है उसके लिए हमने एम्बुलेंसेस अलग कर दी, बॉडीज़ की एम्बुलेंसेस अलग कर दी। साथ ही कुछ जानने वालों के पास एम्बुलेंसेस 3 रनिंग कंडीशन में थी, जैसे एक मिल्लत नगर है, वर्ली एक जगह है, वहाँ से हमको एक पार्टी की एम्बुलेंसेस मिली, एक बैंड्रा की मिली। इस तरह हमने कुल 8 एम्बुलेंसेस के ऊपर अपनी टीम को लगा करके काम शुरू किया। शुरुआत में हमारी परिस्थिति ये थी कि जो हमारे अपने भी थे वो इतने डरे हुए थे कि वो हमारे साथ मिलने को तैयार नहीं थे। आपको डर नहीं लग रहा था? नहीं, देखिए डर ऐसा नहीं है कि हम कोई अछूते हैं किसी और ग्रह से आए, डर ज़रूर था, लेकिन एक चीज़ ये भी
मन में यकीन था कि अगर इंसानियत को लेकर के हम कोई काम करेंगे तो ईश्वर हमारे साथ है, और जब वो साथ है तो मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि कुदरत ने जो इस नेचर को बनाया है ना, जब आप उसकी मदद करते हो तो वो आपकी ज़रूर करता है। मैंने देखा ही नहीं है कभी कि हम किसी का अच्छा करने गए हो और पलट करके वो वक्तन तौर पे दिखता होगा हमको कि कुछ बुरा हुआ है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो आपको हमेशा पता लगेगा कि बहुत बढ़िया काम जो आपने किया है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, चाहे वो आपके अपने लिए हो या समाज के लिए हो। या समाज के लिए हो। जी। इस तरह ही काम की शुरुआत हुई। तो शुरुआत में ये पेशेंट्स जो हमारे पास कॉल आते थे, हमने अपना नंबर बांटना शुरू कर दिया कि कोई अगर ले जाने को तैयार नहीं तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम काम करेंगे। कुछ हमारे जो अपने थे वो डरे हुए थे कि पता नहीं ये 2 दिन में मर जाएगा, कोई सोचता था 4 दिन में मर गया, लेकिन कुछ दिन जैसे बीतने लगे, जब हम लोग मरे नहीं और स्वस्थ थे, तो डरने वाले लोग भी धीरे धीरे करके उन्होंने साथ में जुड़ना शुरू किया। भले ही वो पहले पीपी किट पहन करके, फिर 4 दिन में उनको लगा कि अरे कुछ नहीं होता है, तो पीपी किट निकाल करके, इस तरह ये काम की शुरुआत हुई। शुरुआत कुछ लोगों से हुई थी और बाद में टीम जो है 200 मुस्लिम लड़कों की हमने बनाई थी, जिसके अंदर चर्च गेट से लेके पालघर तक, सीएसटी से लेके कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, तलोजा तक हमारी टीम ये काम करती थी। अच्छा। एम्बुलेंसेस का काम जो था वो सिर्फ मुंबई में हमने रखा था, क्योंकि मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है और इसका दायरा भी काफ़ी बड़ा है और लोग भी काफ़ी थे। यहाँ हमको सबसे बड़ी मदद जो मिली वो मुंबई पुलिस के लोगों से काफ़ी हेल्प मिली। नगर पालिका के लोगों ने हमें काफ़ी सराहा, काफ़ी मेहनत से दिन रात हमारे फ़ोन्स को रिप्लाई किया। भले ही वो आने के लिए डरते थे, लेकिन जहाँ उनको लगता था कि हमारी वो ये मदद करेंगे जिससे राज्य की या इस शहर की मदद होगी, वो फ़ौरन चीज़ें हमको करा के देते थे। तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई थी। तो पहले मैंने जैसे बताया कि मुस्लिम बॉडीज़ का हमने काम करना शुरू किया, तो जब अस्पताल मॉर्चरीज में जाते थे तो लोग इतने डरे हुए थे कि पीपी किट के अंदर ऐसा लगता था किसी और ग्रह के एलियंस जो है वो यहाँ आ चुके हैं। हालात ऐसे हो गए थे। तो वो बॉडीज़ का नंबर, टोकन नंबर हमको दिया जाता था, फिर हम वो टोकन नंबर पर पहुँचते थे, उसकी रैपिंग खोलते थे, उनकी फ़ोटो निकालते थे, फिर हॉस्पिटल्स को या फैमिली को भेजते थे, फैमिली यस करती थी। इस तरीके से हम बॉडीज़ क्लेम करते थे। जब मुस्लिम्स के साथ हमने काम करना शुरू किया तो हमने देखा कई ऐसी बॉडीज़ जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, मॉर्चरीज में जगह नहीं थी। तो हमने अस्पताल से, चूँकि हमारी पहचान हो चुकी थी, रोज़ आना जाना था, तो टीम ने बात करना शुरू किया कि भाई ये बॉडीज़ क्या बात है इतनी सब पड़ी। तो उन्होंने बताया कि भाई मुस्लिम बॉडीज़ तो आप ले जाते हो, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बहनों की बॉडी है वो कोई लेने के लिए डर रहा है। तो हमने पेशकश की कि क्यों ना हम अंतिम संस्कार इसका करें। तो उनको पहले मजाक लगा, उसने कहा आप सीरियस हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर आप साथ दोगे तो हम जेन्युइनली इन चीज़ों को करने को तैयार हैं। फिर मुंबई पुलिस से बात हुई, उसने कहा यार करोगे तो बहुत अच्छा है, हमारी पुलिस तो आपके साथ है ही हमेशा, मतलब शमशान कब्रिस्तान तक उनकी ड्यूटी है। तो लेकिन एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी कोई राजनीति हो, क्योंकि जो बैठा है वो एक अलग तरीके की राजनीति या अलग तरह की सोच से कुछ काम को डाइवर्ट ना करे। तो हमने उनके सामने, हॉस्पिटल्स के सामने शर्त रखी। तो उन्होंने कहा कि आप रुकिए, हम हमारे सीनियर्स को बुलाते हैं। तो सीनियर्स को बुलाया गया, उनके डीन्स आए और उन्होंने हमको एश्योर किया कि अगर आप ये ह्यूमैनिटी से रिलेटेड काम करोगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ अगर ऐसी कोई बात आएगी तो मैं कहूँगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी पर दी है। तो हमने कहा सर देखिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बोले ना ना ना, कुछ भी है मैं बैठा हूँ, आप निश्चिंत रहो। इस तरीके से ये काम की शुरुआत हुई। तो हमने फिर मुंबई पुलिस से बातचीत की, फिर उनकी फैमिली से बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सर आप अंतिम संस्कार करवा दीजिए, हम नहीं आएंगे। इस तरह हमने वो बॉडी को आइडेंटिफाई किया, उनके जो आधार, ये वो सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल्स को या पुलिस को लगती थी वो सारी चीज़ें हमने मंगवाई। और जब हम शमशान पहुँचे तो उस वक्त सारे दाढ़ी टोपी वाले लड़के थे। तो शमशान वालों ने सोचा मुस्लिम बॉडी है, वो गलती से यहाँ लेके आए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुस्लिम बॉडी जो है ना आपको कब्रिस्तान ले जाना पड़ेगा, आप यहाँ मत लाइए। फिर हमने उनको बताया कि सर ये मुस्लिम बॉडी नहीं है, ये हिंदू बॉडी है, इसका अंतिम संस्कार करना है। हम ले तो आए हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि आपके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से इसका अंतिम संस्कार कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हर किसी का एक अलग अलग तरीका है। ठीक है। तो हमारे लिए और एक चुनौती थी।
तो चूंकि पेशे से पत्रकार रहे थे, कई ऐसे लोग जानते थे, तो कई दोस्तों को हमने फ़ोन करना शुरू किया कि जो ब्राह्मण्स थे या अलग अलग, तो हमने उनको पूछा कि भाई ये बताइए आप लोगों में अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। तो उन्होंने कहा अरे भाई ये कर क्या रहे हो आप लोग, तो उनको सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने कहा देखिए सबसे पहले गंगा जल जो है वो मुंह में डाला जाता है, तुलसी है, चंदन है, ऐसी काफ़ी चीज़ें अलग अलग उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई अलग अलग लोगों ने। अब हमारे लिए चुनौती ये थी कि ऐसे हालात में गंगा जल और तुलसी कहाँ से लाया जाए। हाँ, जहाँ पे दवाइयाँ मुश्किल हो रही ठीक है ना। तो फिर कुछ आइडियाज़ और मिली। फिर कुछ लोगों ने कहा कि तुलसी तो आपको अवेलेबल हो जाएगी, अगर समझो गंगा जल नहीं भी मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप सादा पानी भी डाल सकते हैं मुँह। लेकिन टचवुड कुछ दोस्तों ने गंगा जल की भी मदद कर दी, कुछ ने अलग अलग तुलसी ये वो सारी चीज़ें हमको प्रोवाइड की। वहाँ से ये काम शुरू हुआ हमारा, और हमारी टीम ने इस काम को अंजाम देना शुरू किया। कोविड काल के अंदर सभी धर्मों के, अगर हम बॉडीज़ की और उसके अंतिम संस्कार की बात करें तो तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार हमारी टीम ने मुंबई में कराए। हज़ारों पेशेंट्स अस्पताल तक, सेंटर्स तक हमने पहुंचाए। उस दौरान सबसे बड़ी महामारी के अंदर जो चैलेंज था वो ऑक्सीजन का था, सिलेंडर का। हमने एक बड़ी कंपनी से बातचीत की और कुछ ही दिनों के अंदर तत्काल प्रभाव 400 सिलेंडर्स मंगाए, जो अलग अलग जगह पे हमने डिवाइड किए और लोगों को बांटने का काम शुरू किया। साथ ही यहाँ जो रिफिलिंग वाले थे उनसे कांटेक्ट किया, उनको समझाया, वो भी बेचारे मदद करने लगे। कुछ लोग नहीं मान रहे थे, जिसको फिर पुलिस से बोलने लगाया, तो पुलिस ने बोला ये काम हमारा है, अगर नहीं करोगे तो समझ लेना। तो अब कुल मिलाकर के जो टीम वर्क था, चाहे वो पुलिस का हो, हमारी टीम का हो, महानगर पालिका का हो, ये जब सब लोगों ने मिल के इस पूरे काम को अपना समझ करके जब बनाया और उठाना शुरू किया तो बहुत सी आसानियां होनी शुरू हो गई। अस्पताल के अंदर भी पेशेंट जब पहुंचने लगे, राहत होने लगी। और उस वक्त जो कुछ एम्बुलेंसेस चल भी रही थी जी, वो एक एक पेशेंट से हज़ारों रुपये मांगते थे, जो कि आदमी की ताकत नहीं। ट्रू, लाखों मांग रहे थे कई जगह, तो मैंने न्यूज़ में सुना था। बिल्कुल। तो मुंबई के अंदर हालात ऐसे हो गए थे कि लोग घबराए हुए थे क्या किया जाए। चूंकि मुंबई पुलिस के पास हमारा नंबर पहुंचना शुरू हो गया था, तो उनके लिए वो बेचारे खुद फ़ोन करते थे कि एक काम करो, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अगर रिप्लाई नहीं आता है तो हमको बोलो। तो कई बार ये होता था हमारा शेड्यूल बिजी होता था, हम नहीं उठाए तो पुलिस वालों का फ़ोन आता था कि मैं फला पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ऐसा ऐसा है, ये पेशेंट यहाँ से ले जाइए, यहाँ ले जाइए, ये करिए। कुल मिलाकर के जो एक दूसरे का सहयोग रहा, वहाँ से ये काम जैसे जैसे चला और आगे बढ़ा। मैं आपको प्रकाश जी बताऊं कि हम लोग उस वक्त तो इस कंडीशन में थे कि कई महीनों तक हम घर जाते ही नहीं थे। हमको ये नहीं पता था कि हमारा खाना कहाँ, सोना कहाँ। कभी कोई टीम शमशान में सो रही है, कोई कब्रिस्तान में सो रही है, खाने के लिए चिप्स मिल रहा है मेडिकल स्टोर से या बिस्किट्स मिल रहे। इस तरह हमारी टीम ने जो है पूरी तरह काम को अंजाम दिया। 5 महीने तक मुझे याद है कि टीम अगर घर गई भी है तो सिर्फ कुछ देर के लिए फ्रेश होने के लिए। और डर इतना था कि पास पड़ोस वालों को ये भी बता नहीं सकते थे कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, पड़ोसी जान जाए तो फिर वो एंट्री बंद हो जाए, वो एंट्री बंद हो सोसाइटी जाए, में एंट्री बंद हो वो जाएगी। भी एक डर था। तो इस तरह काम चलता था। लेकिन जब धीरे धीरे काम बढ़ने लगा तो सोशल मीडिया पे कई लोग वीडियोस निकालना, फोटो निकालना, इस तरह उन्होंने वायरल करना शुरू कर दिया कि बहुत बढ़िया काम कर रही है ये टीम, बहुत बढ़िया ये वो। तो ऐसा होने लगा कि सोशल मीडिया में हम बहुत अच्छे लोगों में माने जाने थे। अच्छा, ऐसा लगता था सोशल मीडिया के सबसे नंबर 1 हीरो हम हैं। लेकिन जब हमको कॉल आता था और हम किसी सोसाइटी में या कहीं जाते थे और उनको पता लगता था कि ये लोग आए हैं, तो उनको लगता था कि इनसे बड़ा मनुष्य भी कोई नहीं है। ट्रू, क्योंकि ये कोविड बॉडीज़ को ही लेने वाले हैं, कोविड पेशेंट्स को ही हाथ लगाने वाले, तो यानी कि वो कोविड सीधा लेकर के ही हमारे पास आ जाएंगे। तो जब हम जाते थे और एक पेशेंट को बाहर निकालते थे तो वो सोसाइटी पूरा सैनिटाइज, ये वो पता नहीं, घर से लेकर के पूरा इलाका समझ लीजिए एक तरीके से सैनिटाइज हो जाता था। ये माहौल तकरीबन 1 साल से ज़्यादा इस तरह चलता रहा। और शुरुआत के जो कुछ महीने रहे वो तो इतने खतरनाक थे कि एक डर, एक भय हर किसी के अंदर नजर आता था। हमारी टीम भी ऐसा नहीं है कि बहुत नीडर थी, उनको भी एक डर लगा रहता था। लेकिन मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता था कि एक को भी खांसी तक मत देना, नहीं तो काम अटक जाएगा। और आप यकीन करिए कि टचवुड उस
अल्लाह ने इतना सुना है, किसी बंदे को खांसी तक नहीं, न सर्दी हो। वो काम इतना बड़ा कि आज एक इतिहास हो गया है। ट्रू। उसके बाद जैसे ही ये साल गुजरा, 2021 आया, तो अस्पतालों में तो जान पहचान हो गई थी, मॉर्चरीज में जाना आना होता था। तो हमने देखा कई बॉडीज जो है वो पड़ी हुई है कई दिन से। तो हमने पूछा ये बॉडीज किसकी है? तो उन्होंने कहा कि ये मुंबई में बेचारे जो लोग बाहर से आते हैं, कहीं से आते हैं, ये उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो पुलिस जो है वो लगातार कोशिश करती है परिवार। आफ्टर कोरोना की आप बात? ये आफ्टर कोरोना के अंदर मैं बता रहा हूँ। उसी मतलब तो उसी मैं से खाली बीच में इसमें कट करता हूँ सर, बीच में, क्योंकि फिर एक तो आपने कोरोना में इतना अच्छा काम किया और नो डाउट पूरे मुंबई में आपकी चर्चा भी थी, और काफ़ी सारे अनसंग हीरो भी होते हैं। हम लोगों ने एक शो भी बनाया था सारे जहां सच्चा, जिसमें ऐसे ही अनसंग हीरो की कहानी करते थे हम लोग। अभी ये दिक्कत हो रही है कि जैसे कि आपने एक लावारिस लाश को आपने पहले तो आपने कोरोना वाली लाश को अंतिम संस्कार करने शुरू किए, लेकिन उनके साथ और भी दिक्कतें थी। जैसे कि एग्जांपल लूँ कि उस समय पलायन भी बहुत सारा हो रहा था, लोग जाना भी चाह रहे थे, घर भी जाना चाह रहे थे, कि उन सब काम में भी आप जुड़े थे। खाने की दिक्कत थी, लोगों के पास में भोजन नहीं मिल पा रहा था, मजदूर काम पे नहीं जाते थे तो पैसे होते नहीं थे। तो ऐसे भी कुछ एक्टिविटी में आप शामिल रहे थे या फिर अपनी डेडिकेटेड इसी काम को नहीं? पकड़ा? देखिए, इसके अंदर कैसा है कि साउथ मुंबई में वहाँ पर कुछ ऐसे हीरोज थे जिन्होंने रोज़ाना 3 वक्त यानी कि टोटल 1,20,000 पैकेट्स जो है वो बना करके लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था। वो टीम न किसी से पैसे ले रही थी, उनके अंदर अपने में ही सारी चैरिटी होती थी, और उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना करके मुंबई के मदनपुरा इलाके से खाना बना करके डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था, जो चर्चगेट से लेके माहिम तक आता था। अच्छा। लेबर क्लास हो, मतलब यानी कि मैंने उस दौर में देखा था कि बड़े बड़े बैग्स भर के वो निकलते थे, और जो जहाँ मिलता था उनको पूछते थे खाना 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 खाना, उन्होंने कहा यस, तो वो बांटना शुरू करते थे। वो पूछते नहीं थे कौन है, क्या है, किस राज्य का है। उनको ये लगता था कि भाई ये यहाँ पर बैठा है, भूखा है, बस वो खाना देते थे, चले जाते थे। तो ऐसे सिर्फ साउथ मुंबई के अंदर नहीं, मुंबई भर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे अनगिनत संस्था थी जिन्होंने लोगों के लिए खाना किया। कुछ ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जो बिल्लियाँ होती है उनके लिए, कई अलग अलग जानवरों के लिए वो खाना बनाना शुरू किया। तो मुंबई ने ये दिखाया कि उनके पास आज भी एक जज्बा है, तो और बिल्कुल सही, एक दिल है देने का, जो बाहर कहीं मुझे इतना नज़र नहीं आया। बाहर भी लोगों ने काफ़ी कुछ किया, लेकिन जो मुंबई है, मुंबई का जो जज्बा है और मुंबई के लोगों के अंदर एक संगठित होकर काम करने का एक तरीके से आप मान लीजिए कि एक जुनून है उनका। और धर्म जाति मजहब से ऊपर ये उठ के लोग देखिए, काम धर्म जाति जो है ना, ये जब इंसानियत की बात आ जाए ना, तो धर्म बिल्कुल जाति सही। ये सारी बहुत दूर हो जाती है। रंग भेद ये सब बहुत दूर है। जब जान पे आती है और इंसानियत की बात आ जाती है ना, तो आप देखिएगा उस वक्त हर कोई ही ये डरा हुआ था, और हर कोई जान रहा था पता नहीं कि हमारा क्या होगा। तो उस वक्त हर किसी ने, छोटे से छोटे आदमी ने ये कोशिश की है कि वो जो उससे बन पड़ता है दे, क्योंकि उस वक्त सारे ही लोग एक बराबर थे। हमने ये भी देखा कि मुंबई पुलिस जो अपनी फैमिली को छोड़ के सड़कों पे बैठी है, वहाँ परिवारों से अलग अलग टाइम पे चाय, किसी के वहाँ से पानी, किसी के वहाँ से कुछ चीज़ें पहुँचती थी। क्या बात है। तो ये हमारा अपना शहर है, हमारे अपने लोग हैं। अगर इसमें रंग भेद, जात पात हम देखने जाते ना, तो मुझे लगता है कि आधी मुंबई उसकी चपेट में आ जाती। तो जो मुंबई करों ने बताया कि उनका जज्बा इंसानियत को लेकर के कितना बड़ा है, वो प्रूफ किया है मुंबई ने। और ये पहली बार नहीं था, अनगिनत ऐसे हालात आए हैं जिसके अंदर मुंबई के लोगों ने ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के आगे काम आकर, ऊपर उठ करके काम करके बताया है कि ये हमारा धर्म इंसानियत है। ठीक है, कुछ हर समाज में हर जगह कुछ गलत लोग रहते हैं जिनकी चर्चाएं ज़्यादा होती है हमेशा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अच्छे लोग जो काम करते हैं ना, वो हमेशा दिखता नहीं। उसकी वजह क्या है कि अच्छा आदमी बताना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई है कि उन्हीं के काम से मुंबई भी चल रहा है, देश भी चल रहा है। तो ऐसे हर जगह हीरोज़ हैं, अनगिनत हीरोज़ हैं। तो अभी जो उसके बाद जब कोरोना खत्म हो गया, और कोरोना के बाद आप नो डाउट लोग अपने अपने काम पे लौट आए, आप अपने काम पे नहीं लौटे, आप इसी काम में रह गए।
ये उसकी वजह देखिए, मैं फिर एक बार कोरोना में जाना चाहूँगा। जी। कोरोना काल के अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊं। जैसे एक केस हमारे सामने आया, एक छोटी सी बच्ची थी शायद 10-11 साल की। हमको पता लगा कि उसकी माताजी का देहांत हो गया है और घर में उसके पास पिता है ही नहीं, शायद डाइवोर्स हुआ था या वो दुनिया में नहीं थे, पता नहीं। एक ऑफिसर का फ़ोन आया, तो वो केस मुझे आज भी याद है कि हमारी टीम ने यहीं ओशिवरा शमशान के अंदर उस बच्ची के साथ में उसकी माता का अंतिम संस्कार कराया था। बहुत भावुक क्षण थे हमारे लिए वो, कि इस बच्ची का क्या होगा। ठीक है, जो होना था हो गया। उसके बाद पुलिस से हमारी बात हुई, पुलिस ने फिर अपनी कस्टडी में लेकर के उसे चिल्ड्रंस रूम में भेजा, उसकी देखभाल की। उस वक्त जो ऑफिसर थी, जो मैडम, उनका भी बहुत बढ़िया रोल था। इसी तरीके से जुहू के अंदर एक केस आया, 2 सिस्टर्स थी, काफ़ी एजेड थी, जिसके अंदर दोनों ही मेंटली रिटायर्ड थी। एक बहन का स्वर्गवास हो गया, अब दूसरी को पता ही नहीं था करना क्या है, बॉडी घर में पड़ी हुई है। लोगों ने हमारा नंबर देखकर किसी ने कांटेक्ट किया, हमारी टीम पहुंची, फिर उसका अंतिम संस्कार कराया गया। कोरोना काल में इस तरह के हालात थे कि मैं आपको बताऊं, हमने देखा है कि माता पिता जो है वो बच्चों की बॉडी क्लेम करने को तैयार नहीं थे, बच्चे माता पिता के लिए तैयार नहीं थे। कई जगह हमने शमशानों में और कब्रिस्तान में देखा कि बच्चों को अगर ये पता लगता था कि ये बॉडी को कंधा देना पड़ेगा, तो वो बोल देते थे कि नहीं नहीं, आपको जो पैसा चाहिए ले लीजिए, हम हाथ तो नहीं लगाएंगे। उस दौर के अंदर सारी सच्चाई और बहुत सी चीज़ें पता चल गई। प्रकाश जी सीखने मिली, और ऐसा लगा कि नहीं, जो भी है बस जो आप करोगे वही काम आएगा, वैसा काम नहीं आएगा। क्योंकि कई पैसे वालों को हमने देखा कि वो बगैर कुछ लिए या तो ज़मीन में चले गए या तो लकड़ों पे चले गए, और छोटे पैसे वाले नहीं थे, हज़ारों करोड़ के मालिक भी रहे हैं उसके अंदर, जिसको अपने बच्चे हाथ लगाने तैयार नहीं थे। कई ऐसी फैमिलीज़ जो मुंबई की बहुत नामी गिरामी फैमिलीज़ है, या बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की फैमिली हमने देखी कि जिनके घर में कोविड डिटेक्ट हुआ माता पिता को, तो बच्चे बाहर तक छोड़ने तक नहीं आए थे। तब हम उनको लेते थे तो वो डरते थे, नहीं नहीं आप हाथ मत पकड़िए, मुझे कोविड हो गया। तो हम उनको समझा देते, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं, आप आइए बैठिए। तो आपको डर नहीं लग रहा था सर? पता नहीं, डर खत्म हो चुका था। अच्छा। जो चीज़ें हमने देखनी शुरू की थी ना, तो मुझे लगता है कि हमको उससे बहुत ऊपर उठ के ही काम करना पड़ेगा, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। देखिए, मौत जो है ना वो तय है। जिंदगी मौत की लड़ाई में हमेशा मौत ही जीतेगी, जिंदगी कभी जीत ही नहीं सकती। लेकिन उसकी दूसरी एक सच्चाई ये भी है कि जब तक आपकी मौत नहीं आएगी, जिंदगी खुद हिफाजत करेगी कि वक्त आया नहीं। और जब वक्त आ गया तो आप कहाँ हो, किस हाल में हो, कितनी सिक्योरिटी में हो, वो देखती नहीं है, फिर ले जाएगी, फिर वो ले जाती है। आप हो सकता है कि गनमैन्स बाहर रखे हो, पता चला आपकी छत से पंखा गिर गया उसका आप क्या कर सकते हैं? तो आने वाला जब लेने आएगा ना, तो आप निश्चिंत रहिए, वो छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये जो लोग बोलते हैं कि मौत को मात दे दी, नहीं, मौत को हमने कभी मात नहीं दी, लेने ही नहीं आया था तुम्हें, वो आया ही नहीं है। तो हमारी टीम का ये यकीन बैठ गया था कि यार अब जो लिखा है वो होगा। लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं, अगर उसमें हम डर गए तो फिर क्या होगा? तो शायद हो सकता है कि ये काम हम न कर पाए, काम अधूरा रह जाए, और उसका भुगतान जो है आम जनता को और आम लोगों को होगा। ईश्वर ने ना, मतलब मैं कहूँगा कि अल्लाह ने ना हमारे सबके सीनों को खोल दिया था, जिससे हम बहुत आसानी से लोगों का काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ जो है जिसका हम काम कर रहे थे, या जो हमको काम करते लोग देख रहे थे, उनकी दुआएं जो है ना वो बहुत असर कर रही थी हमारे लिए। अभी क्या होता है कि सर की शुरुआत तो हो जाती है इकबाल जी, और शुरुआत करना, लोग हौसला भी बढ़ाते हैं, सोशल मीडिया पे आप हीरो भी बनते हैं और काम भी, नो डाउट आपकी चर्चा भी होती है। लेकिन जब बात आती है सिस्टम चलाने की, और जब ये जिम्मेदारी बन जाती है आपकी कि आपको ये काम करना ही है, और आपकी पहचान भी इसी रूप में हो जाती है। एक तो होता है कि हम पार्ट टाइम ये काम कर रहे हैं कि चलो मैंने साइड से सोशल वर्क भी कर लिया, बट जब आपकी ये जिम्मेदारी बन जाए और जब आपको लगे कि ये पूरा सिस्टम चलाना है
और एक आम आदमी, मैं मानता हूँ कि एक आम आदमी जो आपके जैसा है, वो कैसे मैनेज करता है, समहाउ मैनेज कैसे आप कर पाते हैं, पहली बात। दूसरी बात सर ये कि जब कोरोना खत्म हो गया तो नो डाउट सब लोग अपने काम पे लौटे, और जो आपने बोला कि भाई उसके पीछे की कहानी जो आपने बताई, उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखना, ये जो सोच है, ये सोच आपके अंदर कब आई कि भाई मुझे ये इसके बाद भी कंटिन्यू रखना है? और फिर जब आपने सोचा कि इसको कंटिन्यू रखें, तो ये सोचा जरूर होगा कि इसको चलाऊंगा कैसे, उसकी क्या दिक्कतें हैं, उसमें क्या मुश्किलें आ रही हैं आपको सर? देखिए, कोरोना काल ही के अंदर जब हम काम कर रहे थे ना, तो कई ऐसी बॉडीज़ जो है वो अस्पताल में हमको नज़र आती थी। ठीक है। तो चूंकि पहचान हो गई थी, तो हमने पूछना शुरू किया कि ये बॉडीज़ किसकी है, क्या है। तो अस्पताल के लोगों ने बताया मुंबई पुलिस जो है वो बॉडीज़ ला के रखती है, और हर अलग अलग पुलिस स्टेशन की ये बॉडी होती है कि जैसे कोई वो सिर्फ कोरोना वाले नहीं थे, उसके बाद की बात कर रहे हैं। कोरोना के हाँ, बाद की, जी, जी। मतलब लावारिस लाशें या अनक्लेम अननोन जिसको हम कहते हैं। हाँ। कोरोना काल में तो क्या था कि इस तरह की जो बॉडीज़ जो आती थी, ज़्यादातर तो वो फैमिलीज़ वगैरह मिल जाती True, थी, true. या तुरंत पुलिस कोशिश करती थी कि अगर वो लावारिस भी है तो कोरोना काल की तो बॉडी। कोरोना के बाद आपने सोचा कि जो अनक्लेम्ड बॉडी है उसको जी। उस पे काम शुरू करें? जी, तो वो जब हमने देखा तो हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, जिनका परिवार नहीं मिलता है या ट्रस्ट नहीं होता है, तो मुंबई पुलिस इंतज़ार करती है और उसके बाद में इसका अंतिम संस्कार कराती है। तो हमको ऐसा लगा कि एक इंसान अपने परिवार के लिए शहर छोड़ करके किसी अलग राज्य में जाता है, कोशिश करता है पेट पालने की, या हर व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई परिवार ज़रूर होता है। तो जब दुनिया में उसका एक परिवार था, तो जाते वक्त उसका परिवार क्यों ना हो। तो फिर हमने मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात करनी शुरू की, कुछ समझना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि आपकी सोच बहुत अच्छी है कि एक परिवार की तरह अगर आप इसका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारे आला अधिकारियों से मिलकर के परमिशन लेनी पड़ेगी। तब हम मुंबई पुलिस कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर विश्वास नागरे पाटिल जी थे जी। हमारे, और एक कुछ मित्र है जो पत्रकार ही है, सुनील जी, आनंद जी, बसंत जी। हम लोगों ने मिल करके फिर विश्वास नागरे पाटिल साहब से बातचीत की और उनके सामने सारा प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा काम बहुत अच्छा है, अगर आप ये करना चाहते हो तो हम आपको परमिशन देंगे। तब उन्होंने हमको परमिशन दी कि मुंबई पुलिस जो है वो अधिकारी आपके साथ मौजूद रहेगा, अंतिम संस्कार जो है वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अधिकारी हमारा जब तक अंतिम संस्कार होता नहीं है, जब तक हमारा अधिकारी खड़ा रहेगा। अच्छा। इस तरीके से काम की शुरुआत हमने पहले की। मुंबई पुलिस के बाद जितनी बॉडीज़ थी, हमने बातचीत करना शुरू किया। पुलिस ने नोटिफिकेशन, हमारी संस्था का नाम ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, मेरा अपना नाम, मोबाइल नंबर सब डाल करके पुलिस को भेजना शुरू किया। पुलिस के कॉल्स आना शुरू हुए। इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। आज हर महीने ये समझ लीजिए कि 100 से 125 बॉडीज़ जो है उसका अंतिम संस्कार हमारी संस्था कराती है, उनके धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से। जिस तरीके से 85, कभी 84, कभी 87% हिंदू बॉडीज़ आती है, फिर क्रिश्चियंस मुस्लिम मिक्स हो जाती है। इस तरीके से हर महीने ये काम चलता है। हाल फिलहाल में हमारे पास 3 एम्बुलेंसेस है, 12 लोगों का स्टाफ है जो सुबह शाम इसी काम में लगा रहता है। अच्छा। अब रोज़ाना अगर हम एवरेज करें तो एक 4 बॉडी का एवरेज जो है हमारे पास एवरेज आ रहा है मंथली, जिसको लेकर के हम ये अंतिम संस्कार कराते हैं। अब ये अंतिम संस्कार के लिए हमारे लिए चुनौतियाँ क्या है कि अस्पताल में जो है वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कफन तक नहीं दिया जाता है। महानगर पालिका के अस्पताल में एक बार कफन मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर अब तक कफन की सुविधा भी नहीं है, जिसके लिए वो नहीं देते हैं। हमने इसको लेकर के सरकार को भी पत्र व्यवहार किया है, लेकिन अब तक उनके पास से भी कोई जवाब हमको मिला नहीं है। तो हमारी टीम जो है 2000 मीटर 4000 मीटर इस तरह कपड़े मंगा लेती है, उसको फिर कटिंग करा करके अस्पताल के अंदर जब बॉडी हमको क्लेम करना होता है तो उस बॉडी को रैप करके हम कब्रिस्तान या शमशान तक ले आते हैं। मुस्लिम बॉडी अगर है तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि मुस्लिम के अंदर क्या है, एक फैमिली है जो कफन का, जो मुस्लिम के अंदर जो कफन लगता है 5.5-6 मीटर, उसमें गुसल वगैरह मतलब नहलाना होता है। साथ ही जब कब्र में उतारते हैं तो चटाई हो गई, कुछ बरगे हो गए, तो वो जो ट्रस्ट जो है 1 या 2 ट्रस्ट मिल करके वो पूरा जिम्मा उठाती है और वो चीज़ें ख़त्म करती है।
वहीं हिंदू बॉडीज़ जो होती है उसके लिए हमारे को सरकार की तरफ से लकड़े ज़रूर फ्री मिल जाते हैं, लेकिन लकड़े जलाने के लिए पूजा का सामान, पंडित, सारी टीम को मैनेज करना, इस तरीके से ये हम लगातार काम करते हैं। उसके बाद उसकी अस्थियों को जमा करना, उसको रखना। जब महीना पूरा होता है तो हमारी टीम जो है उसमें मुस्लिम हिंदू सारे ही लोग हैं, तो हमारे हिंदू जो दोस्त है, हमारे भाई है, वो लगातार बैठ करके उसकी पिंडदान पूजा तक करते हैं, उसकी अस्थि विसर्जन तक होती है। तो सारा प्रोसेस जो है धार्मिक रीति रिवाज से जितना हम कर सकते हैं, हम उन सारी चीज़ों को लेकर लगातार करते हैं। अभी एक चीज़ बहुत अच्छी जो हो चुकी है हमारी, वो ये है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर का जितना एरिया है, माफ़ करिएगा बात में बीच में भूल गया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को देख करके रेलवे कमिश्नर से भी जब हमने संपर्क किया तो उन्होंने भी हमको पत्र दिया। तो इस तरह जो मुंबई पुलिस कमिश्नर का एरिया है या रेलवे कमिश्नर की जो हद है, वहाँ तक की जो बॉडीज़ है उसके लिए पुलिस हमको संपर्क करती है। पुलिस की कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से वो कोशिश करके परिवार को खोज ले। वैसे अस्पताल की सीमा तो 10 दिन की होती है कि 10 दिन में आपको बॉडीज़ जो है वो ले जाके अंतिम संस्कार कराना है, लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मुंबई पुलिस कोशिश करती है 1 महीना, 2 महीना, कभी कभी 4-4 महीना। उनको थोड़ा भी क्लू लगता है कि उन्हें परिवार मिल सकता है तो वो रोकते हैं कि यार थोड़ा रुक जाओ, शायद हो जाए। इस तरीके से बहुत जल्दी भी हमारे पास बॉडी आती है, तो तकरीबन 1 महीने के आसपास तो मान ही लीजिए कि उतना वक्त लग ही जाता है बॉडीज़ को आने के। ज़्यादातर बॉडीज़ 1 महीने से ऊपर की होती है। वो जब बॉडीज़ हमारे पास आती है उस वक्त वो अनक्लेम, अननोन ज़रूर होती है, वो लावारिस ज़रूर होती है, लेकिन जब वो हमारी टीम के पास आती है तो फिर वो हमारा परिवार है। एक परिवार सदस्य के लिए जितना बेहतर इंसान कर सकता है या उसके आखिरी वक्त में जितना बेटर दे सकता है, हमारी टीम वो कोशिश करती है, वो प्रयास करती है किसी तरीके से कि उसका अंतिम संस्कार पूरे धार्मिक रीति रिवाज के साथ सारी चीज़ें हो और उसी तरीके से वो अंजाम दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके चल रही है। आज आपने कहा कि चलता कैसा है, तो अब तक ये पिछले 4.5 सालों में क्या है कि कुछ दोस्त हो गए, कुछ हो गए, उन्होंने कुछ मदद कर दी, किसी ने कुछ कर दी, लेकिन अब जो है हमारे लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है कि सिर्फ लावारिस बॉडीज़ के अलावा मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों के अब फ़ोन भी आते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसे परिवार हैं जिसके पास पैसा ही नहीं है, या शमशान से फ़ोन आता है कि भाई बॉडी आ गई है, या अस्पताल का फ़ोन आता है कि बॉडी आ चुकी है, पैसा नहीं है तो थोड़ा सा उसकी मदद कर दीजिए। तो इस तरह के भी लोग हमारे सामने बढ़ना शुरू हो गए। तो इसलिए हमको फंड्स की अब जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लग गई है, जिसको लेकर के हमने अपनी संस्था जो है उसमें 12A, ATG सब चीज़ बनाई है। अब हम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ये एक ऐसा कॉज है जिसके अंदर लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर ये इतना बेहतरीन काम है, आप एक मानिए कि हम अगर यहाँ से कहीं अलग जगह जाते हैं और ईश्वर ना करे कोई हादसा हमारे साथ हो जाए और हमारी बॉडीज़ के साथ भी इस तरह के हालात हो, या हमारे परिवार के या किसी दोस्त अहबाब की बॉडीज़ के साथ हो और हमको बॉडी का पता ना लगे और वो बॉडी एक अंतिम संस्कार के इंतज़ार में पड़ी, तो क्या गुजरेगी। तो इसी तरीके से ये जितने भी लोग हमारे पास हैं वो हमारा परिवार ज़रूर है, लेकिन हमारे देशवासी भी हैं, हमारे शहर के भी लोग हैं। तो हर शहर में, हर देश में अच्छे तबकों को इसलिए आगे आना चाहिए। आज नहीं कल, आज पावर है, आज आपके पास पहचान है, लेकिन सत्य ये है कि मृत्यु जाना ही है, सब जाना सभी को है। राइट, ये अटल है मृत्यु। मैं उसमें अभी आपकी बात में ये ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, नो डाउट हमने शुरुआत में भी चर्चा की कि इंसानियत और का कोई धर्म नहीं होता, करने की सिर्फ नीयत होती है। और आपके काम से एक एग्जांपल लिया जा सकता है कि अगर नीयत है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन एक चीज़ और मैंने बोली थी कि जब ये चीज़ जिम्मेदारी हो जाए, एक बार तो होता है कि आपने शौकिया किया या पैसन से कर लिया आपने, बट जब वो जिम्मेदारी बन जाती है तो फिर बहुत सारा सिस्टम उसके पीछे काम करता है, जिसको चलाना एक टफ काम होता है। हम लोग एक शो करते थे जिसका नाम था सारे जहाँ से अच्छा, और प्रकाश झा जो डायरेक्टर हैं उसको होस्ट करते थे। और उसमें एक ऐसी स्टोरी हम लोगों ने की थी फिरोज चाचा की, शरीफ चाचा की। शरीफ चाचा फैजाबाद के हैं और सेम लावारिस लाश वाले में ही वो काफ़ी लावारिस लाश को उनके शमशान तक या कब्रिस्तान तक पहुंचाते थे, उनकी अंतिम क्रिया करते थे। बाद में उनको पद्मश्री भी दिया गया।
लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे मैंने समझा कि चैलेंजेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी फैज़ाबाद एक शहर छोटा है, लोग एक दूसरे को जानते हैं और इकोसिस्टम है उनके पास में एक। आपके जैसे लोग जो कि बॉम्बे में हैं या किसी मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं, उनके लिए मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक मेट्रो सिटी में रहता हूँ, कि भाई आसान नहीं है जीवन यहाँ का। आपकी अपनी एक दिनचर्या है, आपका अपना जीवन है, आपकी फैमिली है, उनके लिए भी कुछ करना है और उसके बीच में ये समाज के लिए भी काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि कितनी मुश्किलात होते होंगे आपको कि कैसे पैसे जमा करें, कैसे फंड लें। और मैं खुद भी लोगों से अपील करूँगा कि आप इनके साथ जुड़ें, इनको सपोर्ट करें। इनकी वेबसाइट है सर, अगर आप 2 मिनट बता दें। सर हमारी वेबसाइट है ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, www.mamdanhealtheducationtrust.com. ये हमारी वेबसाइट है, इस पे भी आप हमारे काम को देख सकते हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो हमारा एक जीपे नंबर भी है 9892085232। इसके अलावा मैं थोड़ी सी आपकी बात आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि सिर्फ ये बॉडीज़ का काम तो है ही हमारा, इसके अलावा हमारी जो ट्रस्ट है वो रोज़ाना 400 आदमियों का खाना जो है वो मुफ्त में खिलाती है। ये लेबर क्लास जो होते हैं, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, जिनकी सैलरीज काफ़ी कम होती है, वो दिन में सिर्फ एक बार इसलिए खाना खाते हैं कि उनको परिवार को पैसा भेजना होता है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये काम शुरू किया और रोज़ाना 400 लोगों को जो है हम खाना दे रहे हैं। साथ ही साथ अब ये लोगों की संख्या जो है बढ़ रही है, तो हमको उम्मीद है कि अगर जिस तरीके से आपने अपील की है, मैंने अपील की है लोगों से, अगर फंड्स हमारे पास आता है तो हम खाने की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, हम दोनों ही काम कर रहे हैं कि अगर भूखा है तो उसका पेट पालने की कोशिश करके उसको ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। अगर वो न चाहते हुए अपनों से बिछड़ कर, अपनों का पता न दे करके दुनिया से चला जाता है, तो हर व्यक्ति का एक राइट है मुकम्मल अंतिम संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार कहा जाता है, वो सम्मान से हो। तो हम और हमारी ट्रस्ट वो कोशिश करती हैं कि जब तक आप जीवित हैं, आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बढ़िया से बढ़िया दें, क्योंकि ये जो लेबर क्लास है यही देश की उन्नति को बढ़ाता है। आप देखिएगा, मैं ये पूछने ही वाला था सर कि इसमें जो लवारिश क्लास में जो लोग आते हैं, जिनकी बॉडी आती है आपके पास में, वो लगभग किस फैमिली से, बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं? ज़्यादातर ये लेबर क्लास होते हैं, बेगर्स होते हैं। कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं कि तुरंत हमको पता नहीं लगता है, लेकिन हमारे पास कई ऐसे केसेस भी आए हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज के लोग निकले हैं, लेकिन हमने जब अंतिम संस्कार कर दिया उसके बाद में लोग हमको मिले, लेकिन उन्होंने बहुत सम्मान किया हमारे इस काम का। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब बॉडीज़ उठाते हैं ना, तो हम लगातार आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ब्रदर हिंदू है, मुस्लिम है, कहीं गलती से पेपर्स में, तो क्योंकि क्या होता है, कई बार अधिकारी जो है वो चूक कर जाता है, इंसान है, हम जो काम करता है उससे गलती होती है। तो कई ऐसे केसेस हमको महीने में मिलते हैं जिसको हम रिलीजन चेंज करवाते हैं, उसके बाद अंतिम संस्कार उसके धार्मिक रीति रिवाज से करते हैं। तो कई फैमिलीज जिसके अंदर हमने चेंज कराया था, बाद में जो हमने चेंज कराया था जेन्युइनली वो हिंदू मिली, मुस्लिम मिली, तो परिवार ने हमारे लिए दुआएं भी की, हमारा सम्मान भी किया। तो अगर इस काम के अंदर जिस तरीके से हम, मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है, यहाँ का असर पूरे देश में पड़ता है, और यहाँ के लोगों के अंदर जो जज्बा है, जो चीज़ें हैं, इसमें नो डाउट कि हमारे पूरे देश में ये एक बहुत बड़ा दिल है कि जो इस तरह के कामों को बहुत सपोर्ट करती है। आपका एक जो सपोर्ट है ये इतने बड़े काम में आएगा कि एक भूखा जो है उसको अपने परिवार के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। अगर उसके जितने पैसे बचते हैं वो अपने परिवार को पढ़ा सकता है, अपने परिवार को बड़ा बना सकता है। और जो अलग अलग राज्यों से बेचारे यहाँ आते हैं, जो अपनों से खो चुके हैं, बिछड़ चुके हैं, कई बार ये होता है कि परिवार मिल भी जाता है लेकिन इस कंडीशन में नहीं होता है कि वहाँ से वो आ सके, ट्रैवल करने तक के पैसे नहीं होते, तो उसका एक अंतिम संस्कार उसके धार्मिक रीति रिवाज से मिले, उसको मोक्ष मिले। इस तरह समाज में अगर हम सारे ही लोग जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा काम ये कर सकते हैं। और हमारे को एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। अगर वो सहयोग हमारा एक दूसरे को मिलता रहा तो प्रकाश जी, जिस तरीके से आपने फैज़ाबाद की बात की, मैं कहता हूँ कि ये हर राज्य में इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएगी
और ये बहुत अच्छी चीज़ है। जरूरी देखिए है। फैज़ाबाद जो है वो छोटी जगह मानी जाती है, लेकिन मुंबई जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। एक जगह से समझ लीजिए कि सीएसटी से अगर बॉडी लानी है, अंधेरी भी लानी हो तो अंधेरी भी लानी है या अंधेरी से हज़ारों वहाँ का ले खर्चा जाना है। है, तो बहुत चुनौतियाँ रहती है, ट्रैफिक्स, मैन पावर। दूसरा, ये जो बॉडी 1 महीने के बाद आती है उसके अंदर काफ़ी बदबू, स्मेल्स वगैरह रहती है। कई बार ऐसा होता है कि समझो अचानक मशीन ख़राब हो गई, तो 2-4 घंटे में हमको शिफ्टिंग करनी होती, तो आप देखोगे उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं। ट्रू। तो इस तरह की बॉडीज़ को जो है हमारी टीम जो है वो लगातार चैलेंजेस के साथ शमशान तक, कब्रिस्तान तक पहुंचाती है। ये हमारी टीम को सलाम है, ये उनकी ताकत है जिसको लेकर के हम ये काम कर रहे हैं। पैसा सेकेंडरी है, अगर इसके साथ में हमको अगर लोगों का सपोर्ट, लोगों से अगर मदद मिलना शुरू हो जाए तो ये काम जेन्युइनली बहुत आगे तक जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, एक लिमिट तक चीज़ें जैसे आपने बताई उतनी लिमिट तक हम काम करेंगे, उसके बाद जब देखेंगे कोई आगे नहीं आ रहा है तो थक हार के बैठ जाएंगे। तो भाई CSR हो गया, कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारी उनसे भी अपील है, आम लोगों से अपील है कि वो क्राउड फंडिंग के जरिए हमारी मदद करें, इंडस्ट्रियलिस्ट से या कई ऐसे CSR फंडिंग जो देने वाले हैं उनसे हमारी अपील है कि आप आइए, हमारे पास जो रिकॉर्ड है, हमारी टीम जिस तरीके से काम करती है, आप ऑब्जर्व करिए, देखिए, आपको वेबसाइट्स पे हमारी सारी चीज़ें मिल जाएगी। इस तरीके से हमारे साथ काम में जुड़िए। ये बहुत यूनिक काम है जो मुंबई के अंदर कोई नहीं करता है। अगर इस तरह के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मॉर्चरीज़ के अंदर हालात बहुत ख़राब पड़े हैं। सरकार को हमने चीज़ों में लिखा है कि हमारी मॉर्चरीज़ जो है वो उस लायक नहीं है बॉडीज़ जो रख सके। तो इस तरीके से अलग-अलग अगर बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और CSR फंडिंग्स देने वाले अगर लोग सामने आएँगे तो हमारी मॉर्चरी भी हम बेटर कर सकते हैं, हमारी एम्बुलेंसेस, हमारी टीम। और ये काम को हमको अब मुंबई से निकल करके जैसे थाना, MBVV यहाँ पर भी बुलाया जा रहा है, लेकिन हमारे पास फंडिंग की कमी के चलते हम ना लोग बढ़ा सकते हैं ना गाड़ी बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें बढ़ती है तो आने वाले वक्त में आपको पता लगेगा कि ममदानी हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट ने पूरे मुंबई के अंदर तो काम ठीक है शुरू किया ही, इसके अलावा अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसके अंदर भी आपको ये काम चलता हुआ मिलेगा। बिल्कुल। और लोग तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा धन से ही जुड़े, आपकी हौसला अफजाई भी बहुत काम आती है। और अगर आप कहीं वॉलंटियर रूप में भी जुड़ना चाहें तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ा काम है। बिल्कुल। देखिए, मैंने बताया ना कि छोटे से छोटा भी सहयोग एक बहुत बड़ी जगह पर हमारे इस राज्य को, इस शहर को पहुंचा देगा। हम तो बढ़ेंगे ही, लेकिन कब बढ़ेंगे, जब हमारे लोगों ने उठाना शुरू कर दिया। तो हमारे अपने लोगों से अपील है कि रंग भेद भाव से ऊपर हटकर इन पे सपोर्ट करें, ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए। आपका ये सपोर्ट आपके ही काम आएगा, क्योंकि हमको किसी को पता नहीं है कि हमारे आने वाले दिन के अंदर हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ क्या होगा। तो इस तरह की जब चीज़ें सही रिश्ते से चलेगी, एक दूसरे का सहयोग रहेगा, तो हो सकता है हमको ही ये सारी चीज़ें रिटर्न में मिलेगी। इसलिए लोगों को जुड़कर इस तरह के कामों को अंजाम देना चाहिए। और एक लाइन भी मैंने बहुत पहले लिखी भी थी और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत फिट भी आएगी कि जैसे कि अमीर तो आप जानते हैं, 4 अमीर का नाम पूछूंगा तो आप हमेशा ज़रूर तुरंत बता देगा कोई भी, लेकिन गरीब का कोई नाम होता नहीं है ना। मैं बोलूँगा 4 गरीब का नाम बताइए, क्योंकि गरीबी एक चेहरा है, फेस है, भीड़ है। और उस भीड़ की, वो भीड़ जिसकी कोई पहचान नहीं, उसकी लाश है ना, उसकी वजन की प्रकाश जी, मैंने अभी कुछ देर पहले यही चीज़ कहा जी। ये जो गरीब है ना, यही देश की पहचान है। बिल्कुल, ये लेबर क्लास देश की पहचान है। आज जो उद्योगपति बैठा है, अगर लेबर क्लास हट जाए तो उद्योगपति जीरो हो जाए। इनफैक्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनका लेबर कहाँ काम कर रहा है। यस। एक चीज़ और मैं सॉरी सर बीच में ऐड करूंगा, आपने बहुत अच्छी बात जब हम लोग ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, जो आपके यहाँ काम करता है आदमी, वो हाउस हेल्प में हो, लेबर हो, वो अगर 1-2 महीने में नहीं है, गायब हो गया है या नहीं आ रहा है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको ढूंढें, वो कहाँ है, नहीं है, किस हालत में। सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई मतलब वो आपका काम कर रहा था, इसलिए एक इंसानियत के नाते भी आपको ढूंढना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि कई लेबर्स भी मालिक को ये बताते हैं कि हम गाँव जा रहे हैं, और उसके बाद उनका संपर्क नहीं होता है। तो मेरे यहाँ काम जो आदमी कर रहा है वो मुझे गाँव का बता के जा रहा है, कभी उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, या कभी वो कहीं झूठ बोल करके कहीं और नौकरी करने जाता है, तो मुझे आइडिया नहीं रहता है। तो ऐसे अनगिनत केसेस है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि इंसान ने घर पे बताया नहीं, बाहर निकला, ट्रेन में सफ़र कर रहा है, एक्सीडेंट हो गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके पर्स में कुछ नहीं है, कोई चीज़ें मिली नहीं है, मोबाइल है नहीं, कई बार नाराज़गी में आप बाहर निकले हो। तो ऐसे अनगिनत
शहर में हादसे होते रहते हैं, तो पुलिस लगातार वो कोशिश करती है कि परिवार मिल जाए, पुलिस नोटिस दी जाती है, अलग अलग थानों से मिसिंग कंप्लेंट्स निकालने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जब नहीं होता है तो एसीपी और डीसीपी के अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर जिस तरीके से परमिशंस होती है, वो परमिशंस के बाद जाकर के ये अंतिम संस्कार होता है। ये चुनौती मुंबई पुलिस के लिए भी कम नहीं है, ये भी इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जैसा हमारी टीम के लिए। इसी तरीके से मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, जो होना है वो तो हो के रहेगा, लेकिन आपने जिस तरीके से भी कहा ना कि बड़ों की पहचान है, लेकिन उन बड़ों की पहचान ही इन छोटों से कारण है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर ये बड़ों ने थोड़ी सी मदद करना शुरू कर दी तो छोटे जो है उनका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। हम आप जो है ना, ये लेबर क्लास है, हम एलीट क्लास नहीं है। ठीक है, हम ये मान सकते हैं कि हम मिडिल क्लास है, या ईश्वर ने जो भी समझ लोगों से बहुत बेहतर रखा है, क्योंकि जो हम हालात देखते हैं। लेकिन अगर ये एलीट क्लास, ये टॉप क्लास थोड़ा सा सहयोग कर दे, ये लेबर क्लास की भूख से लेकर के उसके अंतिम संस्कार तक एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। साथ ही जो हमारे आम लोग हैं, वो उनको लगता है कि हम इतना देने के लायक नहीं है। मैं कहता हूं आपकी जितनी ताकत है आप उतना सहयोग करिए, बाकी चलाने वाला वो है। तो अगर वो इस संसार को चला रहा है ना, 4.5 साल से ये काम चला रहा है, ऐसे कई अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रही है, वो सारी चीज़ें चल रही है, तो ये सिर्फ आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से चल रही है। तो हर व्यक्ति को आगे आकर के खुद का काम समझ करके इसमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए हर तरीके से। मैं सिर्फ फाइनेंशियली नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, कुछ लोग आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ लोग हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं, मैन पावर दे सकते हैं। हमको चाहिए कि ये रंग भेदभाव, जात पात की, धर्म की राजनीति से ना ऊपर आए। ये हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना शहर है। अगर हम इसको नहीं बढ़ाएंगे तो बाहर से कोई ताकत आकर के बढ़ा ही नहीं सकती। हम ये उम्मीद थोड़ी कर सकते कि पाकिस्तान आकर के बढ़ाएगा या बांग्लादेश आके बढ़ाएगा। बिल्कुल। हमको ही अपने इस शहर को, अपने परिवार को बढ़ाना है। तो हमारे पास जितने अब तक हमने 6,500 से ज़्यादा बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कराया है, तो वो हमने अपने परिवार का कराया है, हमने बाहरी लोगों का नहीं कराया। ये तो हमारी सोच है कि हम अगर उसको बाहरी सोच ले तो वो बाहरी बन जाएंगे, वो लावारिस हो जाएंगे, वो अनक्लेम हो जाएंगे, अननोन हो जाएंगे। हमने कहा ना कि वो अनक्लेम पुलिस के डेटा में है, लेकिन जब वो हमको हैंड ओवर होता है परिवार हो जाता तो हमारे संस्था के रिकॉर्ड में वो हमारा परिवार है, वो हमारे परिवार का एक सदस्य है। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है, चाहे भूखे को खिलाना भी हो तो हम सोचते हैं कि ये फीडिंग हमारे अपने परिवार को हो रही है। डेली अगर 400 लोग खा रहे हैं, महीने का 12,000, तो 12,000 परिवार जो है हमारा, हमारे 12,000 परिवार के बच्चे जो है वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कुछ ना कुछ देश के लिए प्रगति करें। हमारी सोच वो है। जो लोग जा रहे हैं उसका अंतिम संस्कार, मैंने जिस तरीके से कहा आपको कि एक फर्ज है लोगों का, एक राइट है, ह्यूमन राइट है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स। तो इन सारी चीज़ों में उसको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। अब देखिए, जाने के बाद क्या होता है ये तो कोई नहीं जानता, सबकी अलग अलग जर्नीज है। कोई, किसी का कहना है कि 7 जन्म है, किसी का कहना है रिपीट नहीं है। वो तो जो गया है वही जानता है, उसने कभी आके कहानी बताई नहीं। लेकिन जमीन पे रहने वालों को ये जरूर बताया गया है कि आपके क्या राइट्स है, आपको एक दूसरे की कैसी मदद करनी है, आपको एक दूसरे का कैसा जिम्मेदारियां क्या है इंसानियत के प्रति। तो ये जिम्मेदारियां हर मजहब ने, हमारे देश के संविधान ने, सभी ने बताई है। राइट। तो मुझे लगता है कि आप अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान पर चलिए, अगर आप धार्मिक किताबों को मानते हैं तो मुझे बताइए ऐसा कोई मजहब आपके पूरे हिंदुस्तान में, हमारे पूरे विश्व में ही नहीं होगा, ठीक है ना, ये बता सके कि उसने लिखा है कि काट दो, मार दो, इसको मत सेवा करो, इसको फेंक दो। नहीं, हर जगह ये बताया गया है कि ह्यूमैनिटी सबसे पहला मजहब है। और हम उस देश में रहते हैं जहां मेहमान जो है अतिथि देवो भव में गिना जाता है। राइट। तो अगर किसी राज्य से मेरे पास आया है, या मैं आपके घर से निकल करके आपके घर, आप मेरे घर आ रहे, तो हम एक दूसरे के मेहमान हैं। तो सम्मान हमारा एक दूसरा करना ये न चाहते हुए फर्ज है। राइट। और अगर हम एक दूसरे से जुड़ गए, आप यकीन करिए कि ना ही हमारे शहर में बच्चे भूखे रहेंगे, ना अनएजुकेटेड रहेंगे। सिर्फ हमारी थोड़ी सी सोच को जो है ना पॉजिटिव करनी है,
कि यस ये हमारा है, जो चोट हमको लगने पर दर्द होगा वो उसको भी वही होगा। ये जिस दिन हमने समझ लिया, बहुत आसान हो जाएगा इस मुल्क में, इस शहर में रहना, एक दूसरे का सपोर्ट करना। और बहुत लोग अभी बदलाव, आप देखिए इतना बदलाव मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर, इतना बदलाव देख रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और एक बहुत बड़ा बदलाव हमको मिलेगा। जो हमारी जनरेशन, यंग जनरेशन जो है ना, ये यंग जनरेशन आपको दिखाएगी कि हमने देश को कितनी ऊंचाइयों पर हम ले जाना चाहते हैं और पहुंचाया है हमने। ये जनरेशन से मैं अपील करता हूं कि प्लीज़ आप जिस तरह हमारी मदद कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया में हमको प्रमोशन दे सकते हैं, आप फंडिंग करा सकते हैं, आप हमारा जिस लेवल से सपोर्ट कर सकते हैं, प्लीज़ अपना काम समझ करके इसको जुड़िए, इस काम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमारा शहर आगे बढ़ रहा है। जब हमारा शहर आगे बढ़ रहा है तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमारे देश के जिन लोगों के सपने थे वो आगे बढ़ रहे हैं। राइट सर, बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत मैं चाहूँगा कि ऐसे जज्बे आपके अंदर बरकरार रहें और आप यूं ही काम करते रहें। एक बड़े दार्शनिक ने और महापुरुष ने बोला था कि बच्चा और वृद्ध ये दोनों समाज की जिम्मेदारी है और युवा को उन सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यस, समाज की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन दोनों की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त दिया, थैंक यू, टाइम दिया। और मैं चाहूँगा, लोगों से अपील भी करूँगा कि आप इनसे जुड़ें और इनको सपोर्ट करें, इनको वायरल करें, लोगों तक इनका काम पहुँचाएँ और जहाँ तक हो सका इनके समर्थन में आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।